आगे बढ़ते हैं। IRS यानी कि इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा जैसा माहौल बनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी अपना सहयोग दिया। जिलाधिकारी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुआ है। ये फायर का ही काम करते थे, लेकिन अब पूरी आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार है। हम सामान्य दिनों में भी ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसी भी तरह की आपदा की सूचना पर विदिन 2 मिनट हमारी यूनिट मूव कर जाती है और हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनसे हम राहत और बचाव कार्य करते हैं। हमारा जो मॉक ड्रिल है इसमें NDRF, आर्मी, ITBP, SSB इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी एजेंसीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। वॉलंटियर्स और बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें हाइपोथेटिकल तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करके हम लोग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो प्रिपरेशंस होनी चाहिए उसको अभी मैंने स्टेजिंग एरिया में इंस्पेक्शन करके मैंने देखा है कि क्या कमियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दिया। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। महिला दूध लेकर सड़क से गुजर रही थी। गंभीर रूप से बहरहाल महिला घायल है, अस्पताल में भर्ती है। गुरु तेग बहादुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो CCTV फुटेज सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिला को एक बाइक सवार ने टक्कर मारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महिला वहां से गुजर रही होती है, तेज बाइक सवार आता है दूसरी तरफ से और महिला को टक्कर मारकर निकल जाता है। महिला दूध लेकर सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान का ये पूरा हादसा गुरु तेग बहादुर रोड की घटना बताई जा रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो देहरादून से यह मामला सामने आया जहां बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी है। वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिला गुजरती है और पीछे से आ रहा बाइक सवार तेज रफ्तार में होता है और इस महिला को टक्कर मार देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, जिसके तहत राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए निःशुल्क पैथोलॉजी जांच के लिए 10 वाहनों को रवाना किया गया। इन वाहनों को चिन्हित स्थानों पर भेजने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में महामंत्री संगठन अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के निमित्त आज देहरादून में भी जो है हमने निःशुल्क 10 खून की वैन जो है हमने क्षेत्र में भेजने का कार्य जो है आज यहाँ पर किया है। ये मलिन बस्ती में जाके जो है आम जनमानस, जो गरीब लोग हैं, जो लोग खून की जांच पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाते, उनकी निःशुल्क खून की जांच करेगी। और अब खबर रुड़की से है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना के वक्त पथराव हो गया। यहां भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच पथराव हुआ और इस बवाल में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये बवाल मंगलौर मंडी में मतगणना के वक्त हुआ। अब उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रुड़की से खबर, पंचायत चुनाव की मतगणना के वक्त पथराव हो गया। यहाँ भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच पथराव हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बेटी को लेकर आज भाजपा श्रद्धांजलि सभा करने वाली है। सभी जिलों में भाजपा श्रद्धांजलि सभा करेगी। 12:30 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय में अंकिता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड की बेटी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि सभा करने वाली है। सभी जिलों में बीजेपी श्रद्धांजलि सभा करेगी। करीब 12:30 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय में अंकिता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ साथ कई जिलों में, लगभग सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रही है। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, श्रद्धांजलि सभा का अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाएगा, क्या समय रहेगा, कौन कौन मौजूद रहेगा, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल गुंजन, देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट करूं कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष थोड़ी देर पहले, यानी करीब आधा घंटा हो चुका है, देहरादून पहुंच चुके हैं और पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर वो तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सह प्रभारी रेखा वर्मा है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, संगठन महामंत्री अजय कुमार है और तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं।
और आज जिस तरह से अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड का मामला चल रहा हो, तो आज 12:30 बजे BL संतोष पार्टी दफ्तर में अंकिता को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद में जो 8 राज्यों में चल रहे किसान मोर्चा प्रशिक्षण शिविर में वो भाग लेंगे। और उसके बाद में आज का जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण BL संतोष का दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अभी ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, उभर रहे हैं। तो उसमें BL संतोष का आना एक जो कयासबाजी है उसमें ज़रूर तूल दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही 2 दिन के बाद में दिल्ली से देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि अपने कामकाज में वो एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरह से आज BL संतोष देहरादून पहुंच चुके हैं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए तो जो प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री हैं धामी सरकार में, और हाल ही में विधानसभा भर्ती में पूरी तरह से वो फंस चुके हैं, उन पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि अगर इतना बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का है तो BL संतोष उत्तराखंड में है, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड अब तक का हुआ है उसको लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों, कैबिनेट मंत्री और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं आखिरकार किस तरीके का ये हत्याकांड रहा है। और आज इसी क्रम में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है 12:30 बजे प्रदेश कार्यालय में। BL संतोष और तमाम पार्टी के पदाधिकारी अंकिता को श्रद्धांजलि देंगे और ये श्रद्धांजलि सभा अलग अलग जनपदों में मुख्यालयों में भी रखी गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो विधानसभा में गलत तरीके से जो अवैध नियुक्तियां हुई थी उसका है। प्रेमचंद अग्रवाल को मामले को लेकर भी आज BL संतोष पार्टी संगठन के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और मैं थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये पार्टी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं और बंद कमरे में करीब आधा घंटा हो चुका है। प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सह प्रभारी रेखा वर्मा और तमाम जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड में विधानसभा की भर्ती का चल रहा है और BL संतोष बड़े ही जो अवसर होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का हटना हो या तय होना हो या फिर तमाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ये सब चीज़ों में ही वो आते हैं। लेकिन इस बार का जो दौरा है वो कयासबाजी जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही थी उसने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। और साफ तौर पर तूल पकड़े क्यों ना, क्योंकि लगातार आधे घंटे के करीब हो गए हैं BL संतोष करीब सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और साफ तौर पर यही महत्वपूर्ण होगा कि अब तक जिस तरह से 2 से 3 महीने का जो घटनाक्रम रहा हो, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम रहा हो, UKSSC का मामला हो, जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ हो, या फिर एक बड़ा मामला अभी हाल ही में चल रहा है जिसमें सभी पार्टी के यानी धामी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री दिल्ली तक दौड़ करके आ चुके हैं। कुछ अभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली में ही डटे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में 2 दिन रहकर आए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि जिस तरह से BL संतोष यहाँ पर पहुँचे हैं तो सामान्य दौरा जरूर हो सकता है, लेकिन सामान्य बात ये नहीं है कि जब BL संतोष उत्तराखंड में हो और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे इस समय उभर के आ रहे हैं, UKSSC के पेपर लीक का मामला हो, विधानसभा में आप बता रहे हैं विनोद, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कार्यालय में अंदर बैठक चल रही है, आधे घंटे का समय हो चुका है। अपडेट आपसे एक लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार से मिल रही खबर के साथ पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 14 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 17 सीटों पर निर्दलीय, 8 सीटों पर बसपा की जीत। कांग्रेस ने जिला पंचायत की 4 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 से 14 सीटों पर पहुंच गई है। ग्राम प्रधान और BDC के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि जो 44 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें हैं वो निर्दलीय की ओर से जीती गई है। 17 सीटें निर्दलीय ने, भाजपा ने 14 सीटें। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा प्रदर्शन है। इसके साथ ही आपको बता दें 8 सीटों पर बसपा, 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। देवभूमि में कमल किस तरीके से दमदार हुआ है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पास हुई है। अब इसे भी समझते हैं। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब तक भाजपा के 14 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा प्रदर्शन है। पिछली बार भाजपा को सिर्फ 3 ही सीट मिली थी, सिर्फ 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम धामी की परीक्षा थी। पहली परीक्षा में पास होते दिख रहे हैं सीएम धामी। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों की तुलना में थोड़ा सा कमजोर नजर आया
और अब तक 17 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। बसपा को पंचायत चुनाव में 8 सीटें मिली हैं। तो कमल किस तरीके से दमदार साबित हुआ है ये समझा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जहां आंकड़ा सिर्फ 3 था, वो आंकड़ा बढ़कर अब 14 पर पहुंच गया है, जिसे अच्छी खासी जीत समझा जा रहा है। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं निर्दलीय 17 सीट, भाजपा 14, बसपा 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन है। मतगणना खत्म हो चुकी है, बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। उधर हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा को अच्छी सीटें मिली हैं, इसलिए हरिद्वार में इस बार भाजपा का बोर्ड बनना तय है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद भाजपा को हरिद्वार पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली है, इसलिए इस बार हरिद्वार में भाजपा अपना अध्यक्ष बनाएगी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं, मेरे पे लगभग 10-12 निर्दलियों के फोन आ गए समर्थन में। तो मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बने। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, भारतीय जनता पार्टी का इससे बेहतर प्रदर्शन पहले कभी नहीं रहा है और जब दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं उनके उसको लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन उस टेस्ट में मुख्यमंत्री पास भी हुए हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी जिला पंचायत सदस्य की 44 सीटें हैं। 44 सीटों में करीब भारतीय जनता पार्टी 14 पर काबिज हो चुकी है। इसको अच्छा प्रदर्शन भी मान सकते हैं, लेकिन 44 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। उसके आसपास भी या आधे में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व के तमाम पदाधिकारी डटे हुए थे जिला पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें उस तरीके के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे हैं, क्योंकि 44 सीटें हैं। 44 सीटों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास में 14 सीटें आई हैं। और अगर बात करें तो इस बार भी जो निर्दलीय हैं उन पर वो ही भारी पड़े हैं, यानी अब तक 17 सीटें उनके खाते में है, 8 बसपा के खाते में है। तो तमाम ये इस तरीके के आंकड़े हैं जो अभी इनमें कुछ संशोधन भी हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 से बढ़कर, यानी पूर्व के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, इस बार बढ़कर 13 या 14 हो गई हैं। इस तरीके की जो प्रदर्शन है उसको सराहा तो जा रहा है, लेकिन इतना बड़े आंकड़े के आसपास भी वो नहीं पहुँच पाए हैं। यानी करीब अंदाजतन ये एक आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 25 से ज़्यादा ऐसे वो सदस्य होंगे जो जीत कर आएंगे, लेकिन इस बार आंकड़ा केवल 14 तक ही सिमट रहा है। अगर बात करें तो निर्दलीय जो पूर्व में भी उनके परिणाम अच्छे रहे हैं, इस बार भी वो बादशाहत का 2 ताज है निर्दलियों के सिर के ऊपर ही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही होगी कि आखिरकार जिस तरह से परिणाम घोषित हुए हैं हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की अलग से चुनावी रणनीति हो या गठजोड़ की रणनीति हो, वो शुरू हो गई है। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि साफ तौर पर राज्य गठन के बाद में इस तरीके के परिणाम पहली बार आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा और उसके बाद में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी। बेहतर प्रदर्शन तो नहीं बीजेपी ने किया है, लेकिन हाँ, अगर पिछली बार से देखें तो पिछली बार से जो नंबर्स हैं उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आप। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी भी समीक्षा बैठक करेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक होनी है। शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा में शामिल होंगे। हाल ही में अंकिता हत्याकांड, प्रदेश की कानून व्यवस्था या फिर तमाम पुलिस विभाग के अलग अलग प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं पौड़ी से अगली खबर, जहां अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। अंकिता पर अफवाह फैलाने वालों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भी अब कार्रवाई होगी। सबसे ज्यादा पिछले दिनों उत्तराखंड में यह मुद्दा गरमाया है, जिसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है और जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन पर भी खास नजर पुलिस ने बनाई हुई है। वही अल्मोड़ा
पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर मुआवजे पर दोहरा आचरण का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि एक तरफ अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाता है, मगर दलित युवक जगदीश की हत्या मामले पर सरकार ने उसके परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। अल्मोड़ा में उसी के समान बहुत जघन्य कांड हुआ था, जगदीश हत्याकांड, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या राज्य की सरकार कहते हैं उस पीड़ित परिवार के पक्ष में क्या उस जगदीश के परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके साथ तो आखिर राज्य की सरकार ने जगदीश के घटनाक्रम हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं ये आर्थिक सहायता की घोषणा की है? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने आदेश जारी किया। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को एक्ट के तहत शक्तियों का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएफआई पर उत्तराखंड में भी प्रतिबंध लगा है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने आदेश जारी किए हैं। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को एक्ट के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीएफआई बैन पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। वो बयान आपको बता दें, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम है। ये बयान मुख्यमंत्री ने दिया है। उत्तराखंड में भी ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कार्रवाई होगी। एक ट्वीट भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम है। देखिए वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और टोकन के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने को कहा। स्वास्थ्य संबंधी कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए। टेली मेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 का प्रचार करने को कहा। साथ ही त्योहारों के सीजन को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। और भी कार्य तय समय से हैं, देर होने पर जिम्मेदारी तय हो, ये तमाम बातें कही गई। वहीं हल्द्वानी में परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने ऐतिहासिक काम किया है, जिस वजह से राज्य की परिवहन व्यवस्था में जल्द बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। उत्तराखंड रोडवेज में हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। हम काठगोदाम के बस अड्डे को, हल्द्वानी के बस अड्डे को, काशीपुर को, रुद्रपुर को, रामनगर को, टनकपुर को और अन्य भी हरिद्वार और अन्य जो हमारे बड़े बस अड्डे हैं, इनको हम आधुनिक बस अड्डे बनाना चाह रहे हैं। देहरादून से खबर, जहां बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया है। दिल्ली में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया। बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम था। देहरादून कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज था। खुलेआम सड़क पर शराब पी रहा था बॉबी कटारिया। जल्द पुलिस कटारिया को लेकर देहरादून पहुंचेगी, कोर्ट में पेशी होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो बॉबी कटारिया का ये वीडियो सामने आया था, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल 25,000 के इनामी ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया। देहरादून कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर मुकदमा था। खुलेआम सड़क पर शराब पीने का ये वीडियो सामने आया था, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जल्द पुलिस कटारिया को लेकर देहरादून पहुंचेगी और कोर्ट में पेशी होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, पूर्व आईएएस रामविलास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 2017 में रामविलास के खिलाफ यूपी सरकार ने जांच की सिफारिश की थी। विजिलेंस के देहरादून सेक्टर ने रामविलास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस भी दर्ज किया था, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। रामविलास पर 3 साल के दौरान आय से 2600 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। रामविलास के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच अब ईडी की प्रयागराज यूनिट करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 2017 में रामविलास के खिलाफ यूपी सरकार ने भी जांच की सिफारिश की थी और अब इसके बाद पूरे मामले की
जांच प्रयागराज की यूनिट करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।